हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने थोड़े बहुत टॉपिक्स कवर कर लिए थे। याद होगा तो प्रीवियस क्लास में जस्ट मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताया था और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताया था जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। आज अपन इसका एक थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाला है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स में अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज पे अलग अलग टाइप के रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो सब कौन कौन से केसेस में मिलेंगे वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज जो है वो टॉपिक वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट में जो रिलेशंस है अलग अलग केसेस जो हैं वो सब देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट्स एंड रूट्स। ठीक है, तो इस डिस्क्रिमिनेंट रूट्स में मतलब याद होगा तो डिस्क्रिमिनेंट किस में आ रहा था, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला था हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जहां पे a ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0 है एंड abc कोई तीन रियल नंबर्स है। ठीक है, abc बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे मैं कैपिटल आर लिख देता हूं, ये इसका मतलब बिलोंग्स टू है। तुम्हें अगर ये नहीं लिखना तो भी चलेगा, सीधा लिख सकते हो abc बिलोंग्स टू, ऐसे वर्ड फॉर्मेट में लिख सकते हो, बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब इनकी वैल्यू रियल ही आने वाली है। ठीक है, फिर अगर इनकी वैल्यू रियल है तो हमने याद होगा तो इसका एक फॉर्मूला बताया था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, कि अगर इसका सोल्यूशन निकालना है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, -b ± √d/2a। तो ये फॉर्मूला था वेयर d जो है वो क्या था, उसकी वैल्यू d को बोलते क्या थे, डिस्क्रिमिनेंट, d इज b² - 4ac। तो इसको कहते थे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, हमें हमेशा इसके रूट्स मिलेंगे, इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो देखो कहानी सोचो इसमें क्या करने वाले हैं कि कई बार क्या होगा, एग्जांपल्स ऐसे आएंगे कि कई बार बहुत लोग अभी तो दिक्कत भी आई होगी बहुत बार कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स नहीं निकल रहे हैं, तो तुम लोग बोलते थे सर इसको बिना फैक्टराइजेशन के रूट्स तो निकल नहीं रहे। ठीक है, फैक्टराइज करने के साथ भी निकल नहीं रहे, कुछ हेल्प करो सर, इसमें कैसे करोगे। तो हर बार जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके जरूरी नहीं है कि रूट्स निकल के आए, हो सकता है रूट सिंगल रूट भी आ रहा हो सकता है दो रूट्स भी आ रहे हो सकता है एक भी निकल के नहीं आ रहा हो। तो वो सब कंडीशंस, वो सब केसेस जो डिपेंड करते हैं वो बस कैपिटल डी यानी डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं। तो रूट्स में कैसे टाइप के रूट्स आएंगे, इसीलिए ये डी डिस्क्रिमिनेंट पे ही डिपेंड करने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो ये √d दिख रहा है तुम लोग को, तो अंडर के अंदर कोई भी वैल्यू अगर होती है तो वो पॉजिटिव ही होती है। ये तुमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर प्रीवियस क्लास में देखा ही होगा। ठीक है, कि अंडर के अंदर कोई भी वैल्यू आती है तो वो पॉजिटिव ही आनी चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर पॉसिबल ही नहीं है, जैसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेते हो तो 2 आता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -4 लेते हो तो उसका कोई आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट ऑफ 0 आता है तो वैल्यू 0 आ जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब चलो कुछ डिस्क्रिमिनेंट केसेस लेना चालू करते हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ा आइडिया दे ही दिया है कि डी अगर पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ तो दो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, डी अगर 0 है तो कुछ एक सॉल्यूशन आएगा, वो बताऊंगा कैसे क्या, अभी बस सुनो। और डी नेगेटिव है तो कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। चलो पहला केस लेता हूं, जब केस 1, जब डिस्क्रिमिनेंट डी वो पॉजिटिव आ रहा है, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब b² - 4ac की जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव आ रही है, कोई भी एग्जांपल में, कोई भी क्वेश्चन में अगर b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, देन द इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, चलो देखते हैं। सपोज मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल लिया, x² - 4x + 3 = 0। ठीक है, तो अगर x² - 4x + 3 यहां पर देख सकते हो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है एंड c की वैल्यू 3 है। बस करस्पॉन्डिंगली मैंने a b c की वैल्यूज निकाली है। तो बस डिस्क्रिमिनेंट से ही चेक कर सकते हो कि इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, कितने सॉल्यूशंस आएंगे। तो d देखो निकालते हैं, b² है, सीधा फॉर्मूला पहले लिख देते चलो, b² - 4ac, तो ये बन जाएगा -4 का होल स्क्वायर, -4 a1 है, c3 है, तो ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर इज 16। ठीक है, -4 3 = 12। तो देख सकते हो d की वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसे ही तुम्हें दिखा कि d पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आएंगे। तुम चाहिए तो देख सकते हो x =
माइनस बी, इसी एग्जाम्पल लेकर कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस ऑफ √4 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू है 1। तो देखो ये क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा, प्लस -2 बन जाएगा, और यहाँ पे नीचे 2 आएगा। अब बस यहाँ पे दो वैल्यू दिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 4 + 2 यानी 6/2, और एक और क्या आएगा 4 - 2 2/2 विच इज इक्वल टू 3 एंड विच इज इक्वल टू 1। देयरफॉर दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, देयरफॉर 2 रूट्स या फिर 2 सॉल्यूशन लिख सकते हो, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। 2 सॉल्यूशंस x इक्वल टू 1 एंड 3। तो बस वो कभी कभी इसका यूज क्या है कि कभी कभी वो पूछेगा क्वेश्चन में कि फाइंड वेदर दिस इक्वेशन हैज 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 0 रूट, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, पूछ सकता है। तो सीधे तुम्हें ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पे अगर लाके भी छोड़ दोगे कि अगर देखो कंडीशन, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव तो इक्वेशन के दो रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि जो दो रियल रूट्स, दो रूट जो भी आ रहे हैं वो सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस। तो केस 2 में जाते हैं। केस 2 में देखो d पॉजिटिव तो हो गया, अब d की वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे, इसका मतलब ही b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब सोचो अगर b² - 4ac 0 है यानी d 0 है तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो -b प्लस माइनस √0/2a, दैट इज x की वैल्यू बन जाएगी -b/2a। देख सकते हैं प्लस माइनस 0 करोगे तो उसका तो कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा इस इक्वेशन में, इसकी सीधा वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब जब d 0 हो रहा है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका एक ही सोल्यूशन आता है, या फिर देखो उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, that is x equal to -b/2a, x equal to -b/2a। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि दोनों इक्वेशन जो है उनके दो रियल रूट्स आएंगे लेकिन दोनों इक्वल रहेंगे एक दूसरे के, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो द इक्वेशन हैज ओनली 1 रियल रूट। क्योंकि देखो ऊपर वाले को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और नीचे वाले को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तुम सीधा लिख सकते हो only 1 रियल रूट, दैट इज x इक्वल टू -b/2। तो ये ना बहुत किताबों में तुम्हें इस तरीके से मिलेगा 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, या फिर बहुत किताबों में तुम्हें ओनली 1 रियल रूट भी मिलेगा। ठीक है, तो तुम ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, दोनों वन द सेम थिंग है। दो रियल एंड इक्वल का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये दोनों रियल एंड इक्वल, अगर दोनों को एक ही ट्रीट करना है तो इसको मतलब एक ही बोल दो, x इक्वल टू एक ही रूट है उसका जो भी है -b/2 है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं इसके लिए भी एक, चलो देखते हैं। x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, -4 का होल स्क्वायर, ये b का होल स्क्वायर हो गया, -4a1 है, c4 है, तो -4 का स्क्वायर विल बी 16 और 4 4 is 16। देख सकते हो d की वैल्यू 0 आ रही है, देयरफॉर इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर तुम्हें अगर ऐसे लिखना है तो इक्वेशन हैज ओनली 1 रियल रूट। ठीक है, यहां पे ऐसे लिख सकते हो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, या फिर ओनली 1 रियल रूट, ऐसे भी सेम। तो ऐसे क्या लिखोगे यहाँ पे x इक्वल टू -b/2 इसका सोल्यूशन आएगा, तो वो भी निकाल लेते। देखो -4 क्योंकि b की वैल्यू -4 है, और 2a तो ये बन जाएगा 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब इसके दो सोल्यूशन आएंगे, दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे, और किसके इक्वल रहेंगे 2 के, मतलब दो रियल रूट्स है इक्वल टू 2, दोनों इक्वल है। फिर एक लास्ट केस बचता है जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट केस लेते हैं। ठीक है, d लेस देन 0, जब d की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, मतलब जो अंडर रूट के जो अंदर डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव जा रही है तो क्या, तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि d की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम लोग सीधा बोलते हैं कि अंडर रूट ऑफ माइनस अगर 4 आ रहा है तो उसको अपन सीधा नॉट डिफाइंड बोलते हैं कि उसकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स होता ही नहीं है। तो इसीलिए इस ऐसे जब भी आता है तो इस इक्वेशन को बोलते हैं द इक्वेशन, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, और ऐसे भी लिख सकते हैं द इक्वेशन हैज
इमेजिनरी रूट्स। अभी इमेजिनरी जो कंसेप्ट है वो तुम्हें हायर जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे, हायर क्लास में जाके जो मैथमेटिक्स लेने वाला है, तो उसमें ये इमेजिनरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या है, जैसे कि अभी जो नंबर्स है, हम लोग जितने भी अभी तक कंसेप्ट में हमारे हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। थोड़ा सा मैंने शायद तुम लोगों को आइडिया पहले भी दिया होगा, एक आयोटा करके एक टर्म आता है आगे जाके, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं तो हम लोग उसको अलग से ही नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे कि अगर अंडर रूट ऑफ -4 है तो उसको मैं 2 आयोटा करके लिख सकता हूं। बस ये आइडिया है, ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, बस तुम्हें ये कंसेप्ट समझना है कि इमेजिनरी रूट्स होते क्या है। जो रियल नहीं होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स भी बोल सकते हैं इसको, कई किताबों में कॉम्प्लेक्स रूट भी बोलते हैं। हम तुम्हारे किताबों में टेक्स्ट बुक में, एनटीआरसी के टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में इमेजिनरी रूट्स करके दिया है, तो अपन उसी के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, और इस पे ज्यादा डीपली अगर कंसेप्ट पढ़ना है तो आगे हायर क्लास में हम लोग और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझो कि इमेजिनरी रूट्स है। जब भी डी नेगेटिव आया तो कोई भी रियल रूट्स नहीं रहेंगे, सारे रूट्स इमेजिनरी रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी एक, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं x² + x + 1 = 0, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो b कितना देखो, b 1 है, तो b² यानी 1² -4, a कितना देखो 1, और c भी कितना देखो 1, तो ये बन रहा है 1 - 4 विच इज इक्वल टू -3 विच इज नेगेटिव। देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज, ऐसे लिख सकते हो, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अब बहुत लोगों को स्टार्टिंग में जब फैक्टराइज करते हो, बहुत लोग सोच रहे थे कि सर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो पा रहे हैं। तो देखो तुम्हारा ये जो है कंसेप्ट बहुत डीप कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, जैसे कि अपन ने फैक्टराइजेशन मेथड में देखा था कैसे फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो अगर किसी कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले उसका क्वाड्रेटिक का डी चेक करो। तुम्हें अपना ढूंढना है कि अगर उसका डी पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो फैक्टराइज जरूर होगा, कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो 2 फैक्टर्स में चाहिए। तो ऐसे देख सकते हो, इस क्वाड्रेटिक को लोगे तो ऐसे 2 फैक्टर्स में ये फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी अगर ये वाला भी एग्जांपल देखोगे तो ये भी ऐसे 2 फैक्टर्स में फैक्टराइज हो जाएगा, लेकिन इस केस में दोनों फैक्टर्स सेम रहेंगे क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल रहने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हो x - 2 का होल स्क्वायर ये वैसे भी, ठीक है, तो दोनों फैक्टर्स सेम रहेंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ अगर एग्जांपल आ रहा है जिसमें तुम देख सकते हो कि ये फैक्टराइज हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए वो केस तुम्हें कैसे चेक करना है कि फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे दिमाग में डाल लो कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पता चल जाएगा कि अच्छा इसके रूट्स आएंगे, इसके रूट्स आएंगे, लेकिन ऐसे अगर आ रहा है डी नेगेटिव आ रहा है तो उसके रूट्स नहीं आएंगे। तो ये शॉर्टकट है, स्मॉल ट्रिक्स है कि तुम्हें रूट्स है या नहीं है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, वो सब निकाल सकते हो। और अगर ऐसे तुम्हें दिख रहा है कि डी 0 आ रहा है, तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक दिया है क्वेश्चन में, और अगर डी 0 आ रहा है, मतलब यहां में सोच लो कि वो जो क्वाड्रेटिक है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है। जैसे कि देखो यहाँ पे x² - 4x + 4, इसका डी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर है, x - 2 का होल स्क्वायर। डी पॉजिटिव आ रहा है तो 2 रूट्स आएंगे, अलग अलग रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, और डी नेगेटिव आ रहा है तो कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो अच्छे से, पहले ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ एग्जांपल्स कराता हूं आज के, ठीक है, फिर खत्म करेंगे इस वीडियो को। लिख लो इसको अच्छे से नोटबुक में। चलो फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आज के लिए। मैंने इसके पहले फ्लो चार्ट भी बनाया जिसे तुम्हें अच्छे से याद रखने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, डी पॉजिटिव रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी 0 रियल एंड इक्वल, और डी नेगेटिव तो रूट्स इमेजिनरी या फिर डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो चार्ट जो भी मैंने पूरा बताया फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है। Find the nature of the roots. Example 1. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, then find those roots. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हैं। इसको तुम्हें इसके नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या क्या है कि रूट्स इमेजिनरी है, जैसे कि ये तीनों में से कौन सा आ रहा है। तो हर एक में तुम्हें यही चीज निकालनी है हर बार कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। जैसे कि फर्स्ट वाले का देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो देखो वो क्वाड्रेटिक y में है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो बस निकालो। -b का हो मतलब b² है तो -4 का होल स्क्वायर, -1 और -4, a तो 7 है और c 5 है। तो देख सकते हो d की वैल्यू 16 आ रही है, और ये कितना बना देखो 4 5 20, 20 इंटू 7 तो वो बन जाएगा 140। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी -124, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो देख सकते हो d की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और d नेगेटिव है 10, 10,
द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, या फिर इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तीनों चलेगा। कई बार क्या होगा, वो यहाँ पे तुम बिना डिस्क्रिमिनेंट निकाले भी तुम्हें वो बोलेगा, कैसे वो बोल सकता है क्वेश्चन में कि फाइंड वेदर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट यूजिंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जाने बोल रहा है तो उससे भी करके बता दो बस फर्स्ट पार्ट, ठीक है, अल्टरनेट मेथड, ठीक है, कि अगर वो बोल रहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बिना डिस्क्रिमिनेंट, ये जो पूरी कंडीशंस को बिना यूज किए कैसे निकालेंगे, तो यूजिंग, यहां पे लिख देता हूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो याद होगा तो मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तुम लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस क्वाड्रेटिक को, ठीक है, कैसे बनाओगे, तो देखो यहां पर दिया है 7y² माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले 7 को कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा y², ठीक है, माइनस ये बन जाएगा 4/7y, क्योंकि 7 कॉमन लिया है, और यहां से 5/7 बचेगा, ठीक है। फिर उसका क्या करोगे, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको लिख दोगे y का होल स्क्वायर, a² हो गया, माइनस 2ab है तो यहाँ पे 2 और y तो आ ही गया, और बचा क्या है, तो यहाँ पे 2/7 बचा है। अब बस क्या करोगे, देखो यहाँ पे जो ये a² माइनस 2ab, तो b आ गया, तो और क्या चाहिए, तो b का स्क्वायर यानी 2/7 के होल स्क्वायर से ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। बस अब सॉल्व करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा यहां से लेके यहां तक तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जो कि बनेगा y माइनस 2/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे बचा क्या देखो, तो -4/49 प्लस 5/7 इक्वल टू 0। तो जो भी बचा है स्क्वायर के अलावा सबको उधर से उस साइड भेज दो, तो देखो क्या मिलेगा, 4/49 माइनस 5/7। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, देखो तो 7 7 जा, यहाँ पे भी 7 जा, तो कितना हो जाएगा देखो 4 माइनस 35 विच विल बी इक्वल टू, फाइनली जब लिखूंगा मैं इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस 35 विच इज -31, और यहाँ पे आएगा 49, ठीक है। अब देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का काम हो गया अपना, कि हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर एग्जैक्टली कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक परफेक्ट स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में एक नेगेटिव वैल्यू है, तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या, नहीं। इसका मतलब अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे ऐसे देखो कि द RHS ऑफ दिस इक्वेशन इज नेगेटिव, हेंस द इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स, या फिर ऐसे लिख सकते हो द RHS ऑफ द इक्वेशन इज नेगेटिव, हेंस द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स, इस तरीके से, या फिर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। देख सकते हो यहाँ पे डी से भी चेक कर सकते हो, अगर उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, नेचर ऑफ रूट्स लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है, तो सीधा डी नेगेटिव से चेक करो, 2 लाइन में आंसर खत्म। अगर वो बोल रहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, तो ऐसे तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बना के यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे अपन नॉर्मली जो मेन फॉर्मूला डिराइव किए हैं उसी से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैंने ये बस फर्स्ट पार्ट के लिए बताया कि अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पूछता है तो क्या करना है। बाकी सब पार्ट्स के लिए तो मैं डी से ही कर रहा हूं, तो देखो इसका डी निकालते हैं, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी वैल्यू -4√3 है, तो -4√3 का स्क्वायर -4, ए देखो 3 है, ठीक है, एंड सी 4 है, तो देखो ये कितना बन रहा है, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48 माइनस ये कितना बन रहा है देखो 16 3 जा 48, तो देख सकते हो इसकी डी की वैल्यू 0 आ रही है, और अगर डी की वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है, दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो इसका मतलब इसके रूट्स कौन से रहेंगे, तो तुम्हें क्वाड्रेटिक का सीधा साधा फॉर्मूला याद रखना है, -b प्लस माइनस रूट डी, लेकिन डी 0 है तो इसका मतलब -b/2 है, इतना ही बचने वाला है। तो बस निकालते हैं, तो माइनस ऑफ b कितना है, -4√3 है अपॉन 2, a कितना देखो, तो a 3 है, तो देख सकते हो इसमें यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा अपने पास 2√3/3, और दोनों जो रूट्स रहेंगे उसके इक्वल रहेंगे, इसका मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू 2√3/3 ही रहेगी। यहाँ पे इसने पूछा है कि इफ द रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड दोस रूट्स, इसकी वजह से मैं ये रूट्स निकाल रहा हूं, ठीक है। थर्ड पार्ट,
डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर, यानी मैं सीधा लिख रहा हूं माइनस इसका स्क्वायर जो कि 36 माइनस 4ac, ए इंटू सी कितना 2 3 6 और 6 4 24। तो देख सकते हो मेरे ख्याल से पॉजिटिव आ रहा है, देख सकते हो तुम लोग भी, कितना हो जाएगा 6 और ये 6 12, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। अब बस डी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, दोनों रूट्स अलग अलग है। बस सीधा चलो फॉर्मूले से निकालो वापस से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, तो यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस बी तो ऑलरेडी माइनस है, -6, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 हो जाएगा। डी की वैल्यू तो अभी भी निकाली 12, जो ऊपर अभी भी जस्ट ऊपर स्टेप में देखा, देखो डी की वैल्यू 12 आ गई, और नीचे में 2a है, तो 2 2 जा 4, तो नीचे में आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, और फर्दर अगर तुम्हें सिंप्लीफाई करना है तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 4। रूट 12 को लिख सकते हो 2 रूट 3, फैक्टराइज करके देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 बार 2 है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 रूट 3। 2 सब में से कॉमन लेके नीचे से कैंसिल करोगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। तो देख सकते हो यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 3 प्लस रूट 3 बाय 2, एक आ रहा है 3 माइनस रूट 3 बाय 2। देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन था वो एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग हैं। और सिमिलरली लास्ट पार्ट के लिए भी कर लेते फटाफट खत्म। ठीक है, फोर्थ पार्ट में ये डी की वैल्यू निकालते हैं, तो डी कितना आ जाएगा बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 है और सी 4 है। तो मेरे को दिख ही रहा है यहाँ पे कि वैल्यू नेगेटिव ही आने वाली है, क्योंकि ये बहुत छोटा है और वो बहुत बड़ा आने वाला है, 16 2 32, तो डी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -31। ठीक है, तो डी नेगेटिव आ गया, और डी नेगेटिव आ गया तो सीधा लिख देना रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर रूट्स आर ये भी लिख सकते हो रूट्स आर नॉट रियल। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड से आंसर्स तुम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। चलो एक लास्ट और एक एग्जांपल करते हैं, एक दो और एग्जांपल्स करते हैं और फिर खत्म करते हैं। तो इसको लिखो फटाफट नोटबुक में, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आज के लास्ट के दो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी थोड़े डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा इजी है, वैसे भी ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग है बस क्वेश्चन। तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द गिवन इक्वेशन, जो नीचे एक इक्वेशन दिया है देख सकते हो, एक्स में क्वाड्रेटिक है और के अननोन है। ठीक है, तो के की वैल्यू हमें निकालनी है सच दैट ये जो गिवन इक्वेशन क्या है, हैज इक्वल रूट्स। तो तुम्हें याद होना चाहिए, अभी स्टेटमेंट जैसे तुम लोग खुद ही लिखोगे कि इफ द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन वी कैन से दैट इट्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली तुम्हें इसका यूज करना है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। बस अब चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एबीसी तुम चाहिए तो निकाल सकते हो राइट हैंड, मतलब उसी के स्टेटमेंट्स में मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है, तो ये तुम स्टार्टिंग में ही लिख सकते हो। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तो 2 ही है। बस यहाँ पे पुट करते हैं अभी वही चीज, तो के माइनस 12 का होल स्क्वायर, ये बी हो गया, सॉरी 2 भी था एक, तो ये 2 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू के माइनस 12 है, ठीक है, सी की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 0। बस अब कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, के माइनस 12 का होल स्क्वायर। मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक और के माइनस 12 है। ठीक है, तो 4 2 यहाँ पे लिख दो 8, के माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से और इसमें से। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 1 4 2 8, एंड एक और के माइनस 12 भी एक टर्म कॉमन आ रहा है। तो देख सकते हो ये पूरा टर्म कॉमन आ रहा है। बचेगा क्या, देखो यहाँ पे तो बचेगा बस के माइनस 12 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस तो आ ही गया, 4 एक गया, लेकिन बचा यहाँ पे 2 भी बचा रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या बन जाएगा, 4 इज इंटू के माइनस 12, और ये क्या बन जाएगा, के माइनस 12 माइनस 2, तो ये बन जाएगा के माइनस 14। तो इसका मतलब अभी तुम्हारे पास इक्वेशन तो आ ही गया है कि देखो 4 को तो वहां पे हटा सकते हो तुम, चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 4 में तो तुम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 4 को जब ट्रांसपोज करो तो 0/4 तो 0 ही हो जाएगा। बचा क्या, अब x इंटू वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब k माइनस 12 इक्वल टू 0 और k माइनस 14 इक्वल टू 0। जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो इधर ये 0 रहेगा या फिर ये 0 रहेगा, दोनों भी 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा k की वैल्यू 12 और k इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे मल्टीपल दो वैल्यूज आ रहे हैं कि जब k की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो हो सकता है वो इक्वेशन 0, मतलब हो सकता है वो इक्वेशन इक्वल रूट्स दे दे, और k की वैल्यू 14 पे भी इक्वेशन रियल रूट्स देगा। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे
अगर k की वैल्यू 12 पुट करते हो तो k की वैल्यू 12 पुट करने से इसका जो क्वाड्रेटिक का सबसे a वाला जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे तुम्हें एक चीज लिखनी चाहिए थी, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं a इज नॉट इक्वल टू 0। याद होगा तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू k माइनस 12 है, तो k माइनस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स k विल नॉट बी इक्वल टू 12। देयरफॉर यहाँ पे दो आंसर नहीं, यहाँ पे बस एक ही आंसर आएगा जो कि है k की वैल्यू 14। तो यहाँ पे बहुत लोग मात खा जाते हैं कि यहाँ पे दो आंसर लाके छोड़ देते हैं, जिसके से ये इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो छूट जाता है। इसलिए यहाँ पे एक ही आंसर आ रहा है k इक्वल टू 14। ठीक है, अगर यहाँ पे k इक्वल टू 13 और k इक्वल टू 14 होता तो एक्सेप्टेबल होता, दोनों आंसर सही होते। लेकिन यहाँ पे k इक्वल टू 12 आ रहा है, बट k 12 पुट करने पे यहाँ पे देखा करो हमेशा दोनों वैल्यूज पुट करने पे a 0 नहीं होना चाहिए, बस हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो रहना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे k 12 पुट करने पे 0 आ रहा है, इसलिए मैंने k नॉट इक्वल टू 12 लिखा है। हेंस ओनली आंसर जो है k इक्वल टू 14 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल 3 जो है वो तुम्हारा एक एनटीएसी टाइप का एक एग्जांपल है, जिसमें थोड़ा सा हायर लेवल के कंसेप्ट थोड़े रिक्वायर्ड रहेंगे, तो बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड रहेगा, तो सुनना ये कैसे करना है। बाकी तुम लोग एग्जांपल तो समझ ही रहोगे कि क्या करना क्या है और कैसे करना। ठीक है, बस लास्ट के फ्यू स्टेप्स में जब कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी तब थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो देखना बस कैसे करें। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 9x² + 3kx + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख देता हूं a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 3k है और c की वैल्यू 4 है। इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो देखो रियल रूट्स का मतलब क्या है, उसने बस इतना ही लिखा है कि रियल रूट्स है, उसने ये नहीं लिखा कि रियल एंड इक्वल है या रियल एंड डिस्टिंक्ट है, बस उसने लिखा है कि रियल है। तो बस रियल लिखा है तो इक्वल भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। और इक्वल और डिस्टिंक्ट में कंडीशन क्या थी कि अगर इक्वल है तो d 0 और डिस्टिंक्ट है तो d पॉजिटिव। तो बस इफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसके लिए कि d की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बस इसका मतलब इंप्लाइज d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये भी याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है तुम लोग के लिए कि अगर मैंने यहाँ पे बस रियल रूट्स लिखा है तो d शुड बी बस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कि ग्रेटर देन पॉजिटिव भी चलेगा और 0 भी चलेगा, दोनों सही है इसके लिए। तो बस अब सॉल्व करना है। b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b² देखो कितना है, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4 9c इज 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 9k² माइनस, यहाँ पे मैं 4 4 16 9 इंटू 16 लिख रहा हूं बस। क्यों मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि दिख रहा है मुझे 9 कॉमन आ रहा है, क्योंकि दिख रहा है मुझे 9 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 9 कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा k का स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये जो है ये कंसेप्ट क्या है, ये इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट है जो कि तुम 11 12 स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, स्टार्टिंग में पढ़ोगे। इसको हम लोग वेवी कर्व मेथड से सॉल्व यूजुअली करते हैं, लेकिन तुमने अभी तो वो मेथड पढ़ा नहीं है, तो तुम्हें कुछ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि तुम्हें याद रखने को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यहाँ से 9 तो हटा ही सकते हैं, ट्रांसपोज कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये बचेगा बस k² माइनस 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0/9 तो वो 0 हो जाएगा, डायरेक्टली मैंने वहां पे 0 लिख दिया। अब बहुत लोग गलतियां क्या करते हैं कि इसको ये लोग कर देते हैं, देखो मिस्टेक्स, k² को लिख देते हैं ग्रेटर देन 16 और यहाँ पे सीधा कर देते हैं k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये ऐसे करना ही नहीं है। इसको कैसे करना है देखो बताता हूं। दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, k का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा ये भी बताऊंगा ये गलत क्यों है। ठीक है, देखने में कितना सही लग रहा है कि अच्छा है, हो गया 2 सेकंड में, काय को ये सब कर रहे हैं, तो बताऊंगा उसका क्यों इतना मोटिव, मैं इसके लिए क्यों अगेंस्ट बताऊं, एक्सप्लेन करूंगा। पहले स्टेप बाय स्टेप देख लो। तो देखो ये क्या आएगा, k+4 k-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन जो तुम्हें याद रखने हैं, इनफैक्ट ये जो आगे जाके पढ़ोगे तो इसको ट्रिक्स होती है, वेवी कर्व मेथड होता है, उससे तुरंत आंसर आता है, लेकिन वो सब तुमने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी x माइनस ए एंड x माइनस बी का प्रोडक्ट आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी रिजल्ट में सीधा x इज लेस देन इक्वल टू a। सपोज a यहां पे लिख देता हूं, a इज लेस देन b, ऐसा कुछ लिख देते हैं। ठीक है,
x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका रिजल्ट आएगा x इज लेस देन इक्वल टू a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू a एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो ये बस कंडीशंस आती है हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली ये इसको फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे, या फिर नेक्स्ट लिखते चलो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा x इज, इसकी वैल्यू जब निकालते हो तो ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज, या फिर ऐसे लिख दो पूरा ही सीधे एक साथ ही, क्या कुछ अलग अलग करो, x की जो वैल्यू रहेगी वो a एंड b के बीच में रहेगी, एग्जैक्टली बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से दो बस रिजल्ट याद रखोगे, तुम्हारे एनटीएससी जो भी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो दिस और दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ये यूज करेंगे तो आंसर आएगा, देखो कौन सी बड़ी वैल्यू, देखो x माइनस ए लिखा है तो a छोटी है b बड़ी है, तो इसमें से कौन सी छोटी, देखो माइनस लेना मत भूलना, तो इसको सबसे पहले ऐसे लिखो माइनस ऑफ -4 और k माइनस ऑफ 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बताओ -4 बड़ा है या 4 बड़ा है, बट ऑब्वियस 4 बड़ा है -4 से, तो यहाँ पे लिखोगे फाइनली जब आंसर, तो k की वैल्यू इज लेस देन, पहले छोटी वाली वैल्यू -4 से छोटा और k की वैल्यू 4 से बड़ा, तो ये अपना जो आएगा वो फाइनल आंसर आएगा कि k की वैल्यू -4 से छोटी हो सकती है या फिर 4 से बड़ी। जो अपन यहाँ पे जो स्टेप कर रहे थे, देखो k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16 जो आ रहा था, अब देखो यहाँ पे अगर k की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 0, तो 0 का स्क्वायर ग्रेटर देन 16 गलत है, 4 पुट करता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 सही है क्योंकि इक्वल टू आ रहा है। चलो 5 पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, मतलब 5 का स्क्वायर क्या है 25 16 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तुमने आंसर लिख दिए, लेकिन नेगेटिव के लिए भूल गए, जैसे कि अगर नेगेटिव -4 पुट करते हैं, k की जगह -4 भी तो पुट कर सकते हैं, तो k की जगह जैसे -4 पुट करते हो तो -4 का स्क्वायर 16 और 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 प्लस 16 ही आएगा ना, तो 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, तो देख सकते हो वो भी सही है, -4 भी सेटिस्फाई करना चाहिए। -5 पुट करो तो -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर प्लस 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, वो भी सही है, 25 की वैल्यू 16 से बड़ी है, मतलब नेगेटिव में भी आंसर आएगा और पॉजिटिव में भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है, इसको तुम इस तरीके से, मैं यहाँ पे स्टेप बता देता हूं कि तुम्हें क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज है ना इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, -4 +4, और बस तुम्हारे पास दो आंसर आएंगे, जैसे कि यहाँ पे ए और बी, ठीक है। अगर पॉजिटिव यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साइन आ रही है तो बस तुम्हें ये वाला रेंज देना है, ठीक है, यानी ए से छोटा बी से बड़ा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाले के लिए है, ठीक है। और अगर तुम्हें लेस देन इक्वल टू अगर साइन पूछ रहा है तो वो उनके बीच वाला जो रेंज बचा है ये वाला, ठीक है, ए से बी के बीच वाला, तो देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 होता तो तुम्हारा आंसर क्या होता, k की वैल्यू -4 और 4 के बीच में आती, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को तुम्हें बोर्ड्स में तो पूछेगा नहीं, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आराम से जितना है इसको समझो, कोशिश करो अच्छे समझने की, अगर दिक्कत हो रही है कोई टेंशन मत लो, इसको तुम इतना डायरेक्टली याद रख के इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से, लिख लो इसको अच्छे से, ठीक है। होमवर्क में मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, उसको अच्छे से होमवर्क करना, इस पे सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। और अगर और भी कोई अगर डाउट आता है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के, नेक्स्ट क्लास में मैं ओवरट प्रॉब्लम्स कवर करूंगा और शायद नेक्स्ट क्लास में मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से सैटरडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना अच्छे से करो, जो होमवर्क दिया वो करो अच्छे से, और ऑफकोर्स तुम्हारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व एग्जांपल्स है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो सब भी अच्छे से करो, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, एंजॉय।